Hello student, this is Jyoti and you are watching JSK Political Science classes. Today we will discuss on what did liberal nationalism stand for. यानी कि लिबरल नेशनलिज्म का क्या अर्थ था। पिछले वीडियो में हमने एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। अर्ली 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म की जो विचारधारा थी उसने नेशनल यूनिटी के विचार को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने के साथ ही एक न्यू मिडिल क्लास बना जो बहुत ही लिबरल था और उसको वो लिबरलिज्म की विचारधारा को फॉलो करने वाला था, उसके फेवर में था। तो देखते हैं कि लिबरलिज्म होता क्या है। लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबर वर्ड से डिराइव हुआ है और लिबर का अर्थ होता है आज़ादी। तो यूरोप में इस आज़ादी का अर्थ अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग लगाया गया। जैसे अगर हम न्यू मिडिल क्लास की बात करें तो न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का अर्थ था व्यक्ति की आज़ादी, यानी फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल और कानून के समक्ष सभी को समानता, यानी इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लेकिन इक्वालिटी बिफोर द लॉ यूनिवर्सल सफ्रेज का समर्थक नहीं थी। यानी कि यूनिवर्सल सफ्रेज का मतलब होता है कि सभी को वोट डालने की आज़ादी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद फ्रांस में ऑटोक्रेसी ख़त्म हो गई और वहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया गया और वहाँ पर जो जनरल असेंबली का चुनाव होता था वो फ्रांस के एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा किया जाता था। लेकिन वहाँ पर सभी को वोट डालने का राइट नहीं था, यानी कि ऐसे पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उन्हें वोट डालने का राइट नहीं था, महिलाओं को वोट डालने का राइट नहीं था। वहाँ पर केवल संपत्तिवान पुरुष ही वोट डाल सकते थे। यानी कि यूनिवर्सल सफ्रेज को इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो है लॉ में नेसेसरी नहीं माना गया, आवश्यक नहीं माना गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि न्यू मिडिल क्लास के लिए जो लिबरलिज्म का मायने थे वो थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। अब अगर हम पॉलिटिकली इस आइडियोलॉजी को देखें, लिबरलिज्म को देखें, तो पॉलिटिकली इसमें ये विचारधारा थी, लोगों का यह मानना था कि राज्य में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सभी की सहमति से बनी हो और जो ऑटोक्रेटिक रूल था और क्लर्जी जो एक वर्ग था, पादरी वर्ग जिसे कहते हैं, पादरी उनको कहा जाता है जो चर्च के मेंबर होते हैं या चर्च के जो प्रिस्ट होते हैं। तो पहले यूरोप में उनको कुछ विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स उनके पास होते थे, उनका अंत कर दिया गया। तो इसके अलावा जो है ये माना गया कि राज्य का एक संविधान हो और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो उसमें। और उदारवाद जो था ये भी मानता था कि जो निजी संपत्ति होनी चाहिए वो अनिवार्य होनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर यूरोप में वोट डालने का राइट केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। तो इस तरह से देखें तो वहाँ पर संपत्ति, प्रॉपर्टी जो है वो एक अनिवार्य कंपलसरी चीज़ थी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म है वो एक चुनी हुई सरकार को प्रायोरिटी देती है। उनका मानना है कि एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए और उसमें भी जनता की कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि जनता के द्वारा ही वो निर्वाचित हो। तो चलिए अब हम आर्थिक दृष्टिकोण से भी उदारवाद को देख लेते हैं। आर्थिक उदारवाद की अगर हम बात करें तो उनका मानना ये था कि बाजार को राज्य के नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए, यानी कि मुक्त बाजार हो। अब यहाँ पर नियंत्रण से मुक्त करने का मतलब यह है कि जो रूल और रेगुलेशंस हो वो कम से कम हो बाजार के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, और जो गुड्स एंड कैपिटल का जो मूवमेंट है उस पर गवर्नमेंट कम से कम रेस्ट्रिक्शंस लगाए या रेस्ट्रिक्शन को समाप्त कर दे। तो 19th सेंचुरी में
अगर हम यूरोप को देखें तो वहाँ पर जो स्टेट्स थे उनमें भी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ होती थी, और इन सभी प्रिंसिपैलिटीज़ की अलग अलग वेट एंड मेजर्स होते थे, अलग अलग करेंसी होती थी, और इससे जो है ट्रेड में बहुत सारे बैरियर्स होते थे। जैसे अगर आप देखें कि अगर किसी व्यापारी को 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना हो अपना माल बेचने के लिए, तो उसे 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था। यानी हर कस्टम बैरियर पर उसे 5% टैक्स देना होता था, और ये जो टैक्स देना पड़ता था वो उस सामान के, उस वस्तु के वेट के ऊपर डिपेंड करता था कि कितना वेट है, उस अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी। तो इस तरह से हर क्षेत्र की जो अलग अलग वेट एंड मेज़र व्यवस्था होने से हिसाब लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था। और जैसे कपड़ा नापने की वहाँ पर अलग यूनिट होती थी, जैसे अगर हम लें कि एल एक यूनिट थी वहाँ पर कपड़ा नापने की, और हर प्लेस पर ये यूनिट की जो लंबाई होती थी वो घट या बढ़ जाती थी, यानी अलग अलग हो जाती थी। चलिए इसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि अगर कोई एक एल कपड़ा हम फ्रैंकफर्ट में ख़रीदें तो उसकी लंबाई होगी 54.7 सेंटीमीटर, जबकि अगर मेंज में ये कपड़ा ख़रीदा जाएगा तो उसकी लंबाई 55.1 सेंटीमीटर होती थी, और न्यूरेमबर्ग में वही कपड़ा ख़रीदा जाए तो 65.6 सेंटीमीटर का लेंथ होता था, और फ्राइबर्ग में अगर ख़रीदा गया तो 53.5 सेंटीमीटर्स का लेंथ होती थी। तो आपने देखा एक एल कपड़ा ही अलग अलग प्लेसेस में इनकी जो लेंथ है वो घट या बढ़ जाती है, तो इससे जो बहुत ज़्यादा टाइम हिसाब लगाने में लगता था। तो इस प्रकार ये जो अलग अलग करेंसीज़ का होना था और वेट एंड मेजर्स का होना था, इससे ट्रेड में बहुत सारे बैरियर्स उत्पन्न होते थे। अब वहाँ पर ये सोचा गया कि यूरोप में कि इस ट्रेड बैरियर को समाप्त करने के लिए क्या किया जाए, तो वहाँ पर प्रशिया के लीडरशिप में 1834 में एक कस्टम यूनियन बनी, यानी कि शुल्क संघ, जिसे जॉलवेरिन कहा गया। और जॉलवेरिन ने करेंसी की संख्या घटाकर 30 से 2 कर दी, और इस कस्टम यूनियन में जर्मन कॉन्फेडरेशन लगभग सारे ही जर्मन कॉन्फेडरेशन इसमें शामिल हो गए, और इन्होंने जो कस्टम बैरियर्स लगते थे उनको हटा दिया, और इस प्रकार से एक एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया गया। साथ ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया, और रेलवे नेटवर्क को और ज़्यादा बेहतर किया, और रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया ताकि जो इकोनॉमिक मोबिलिटी है वो बढ़े। इस प्रकार इकोनॉमिक इंटीग्रिटी से नेशनल सेंटिमेंट्स बढ़े, और लोगों में नेशनलिटी की भावना भी बढ़ी। तो आपने देखा कि आर्थिक उदारवाद हो या राजनीतिक उदारवाद हो या व्यक्तिगत उदारवाद हो, इन सभी ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।